बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, हाजिर हुई हूँ इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है रिनाइंसांस, उसको लेके। जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के वो इसके नाम से वाकिफ़ होंगे। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, सबके आंसर इस वीडियो में आपको करूँगी इंशाल्लाह क्लियर। रिनाइंसांस क्या लफ्ज़ है, इसका मफ़हूम क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ ख़त्म हुआ, क्या करैक्टरिस्टिक्स थी, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे इस वीडियो में। लेकिन लाजमी है कि ये वीडियो आखिर तक देखी जाए, क्योंकि आखिर में भी कुछ पॉइंट्स इस तरह के हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो सुनिए, गौर से समझिए, क्योंकि ये रिनाइंसांस जो एज है इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अहम है और इसके जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही अहमियत रखते हैं। लेकिन मेक श्योर यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। रिनाइंसांस जैसे कि नाम से जाहिर है, रीनाइंसांस, री मीन्स अगेन, ऑलरेडी आपको पता है। नाइंसांस मीन्स बर्थ, राइज, रिवाइवल। तो ये रिवाइवल हो रहा है, रीबर्थ हो रही है, दोबारा से जन्म हो रहा है, असर नौ वापसी हो रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है जहन में पैदा होता कि आखिर दोबारा जन्म किसका हो रहा है, दोबारा बहाली किसकी हो रही है। चलो ये लफ्ज़ तो रिनाइंसांस है, रीबर्थ, लेकिन इसका मकसद क्या है, बहाली किस चीज़ की है। तो मैं बताती चलूँ कि ग्रीक्स का नॉलेज, कल्चर, लिटरेचर, एजुकेशन तमाम चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिनकी रिनाइंसांस में हुई है बहाली, दोबारा से उभर कर वो सामने आया, उसकी असर नो हुई है वापसी। मज़ीद इसको हम क्लियर करते हैं कि रिनाइंसांस वर्ड कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रिनाइंसांस इज़ अ फ्रेंच वर्ड। रिनाइंसांस एक फ्रेंच वर्ड है और इसको पहले इस्तेमाल भी किया था एक फ्रेंच हिस्टोरियन गुजरे हैं जिनका नाम है जूइस माइसलेट। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया था, फ्रेंच वर्ड। एंड रिनाइंसांस एग्जैक्टली स्टार्टेड आफ्टर द वार ऑफ रोजेस। वार ऑफ रोजेस हुई थी, जिसके एग्जैक्टली बाद में रिनाइंसांस जो था वो स्टार्ट हुआ। 1485 ये सन है जो कि आपको जहन में रखना है। अब रिनाइंसांस से पहले क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिनाइंसांस से पहले के दौर को कहते हैं डार्क एज। डार्क एज भी कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे देयर वाज नो ग्रोथ इन आर्ट। क्यों आर्ट में ग्रोथ नहीं हुई, क्यों आर्ट और लिटरेचर में इतनी ग्रोथ नहीं हो सकी, क्योंकि पोप, चर्च, नोबिलिटी वर डोमिनेंट। क्योंकि डोमिनेंसी थी उस टाइम पे पोप, चर्च, नोबिलिटी की, और लोगों की तवज्जो के मरकज यही थे, तो आर्ट और लिटरेचर में इतना ज़्यादा काम ना हो सका। अब आर्ट और लिटरेचर में इसका मतलब यही है कि रिवाइवल और रीबर्थ हुआ ग्रीक में। तो क्यों हुआ, क्यों रिवाइवल हुआ, इसलिए क्योंकि जो कल्चर था वो तमाम बहुत बड़े पैमाने पर पार्टली और लार्जली बीन डिस्ट्रॉयड बाय तुर्कों के हाथों जो था वो इनका कल्चर, पैटर्न्स ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा तबाह हो गए थे। और ये कब हुए थे, ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी के दौरान हुआ था, जब इनका आर्ट, लिटरेचर, सेंटर ऑफ देयर कल्चर एंड एजुकेशन डिस्ट्रॉय हो गए थे। ओके, ये आपको पॉइंट हो गया क्लियर कि ग्रीक्स का तुर्कों के हाथों ये तमाम कल्चर, आर्ट, एजुकेशन, पैटर्न्स ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय हो गए थे 15th सेंचुरी के दौरान। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रीक्स के ये सारी चीज़ें तबाही की तरफ जब चली गई तो इन्होंने क्या इलाज निकाला, इन्होंने ये निकाला कि तमाम आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, पोएट्स एंड फिलोसफर्स, ये तमाम जो थे वो फ्लेड फ्रॉम ग्रीस से निकले, वहाँ से आए और कैरीड उन्होंने अपने साथ ले लिया विद देम देयर ओन बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट। उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिए और वो कहाँ आ गए, उनको सबसे ज़्यादा फेवरेबल सेंटर लगा रोम। इटली का शहर है रोम, रोम आ गए। ठीक है, वो तबाह हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। उसके बाद ग्रीस से वो निकले और अपनी तमाम बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ आ गए हैं रोम में। अब इटली में क्या हुआ, इटली में उनको बहुत अच्छा फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला और वहाँ पे लिटरेचर का रिवाइवल शुरू हुआ। Therefore, this even may be taken as the starting point of the Renaissance। तो Renaissance का जो starting point है
वो हम कह सकते हैं कि वो है रोम, इटली, और यहाँ से ही रिनाइसेंस की शुरुआत होती है। फ्रॉम इटली द रिनाइसेंस स्प्रेड थ्रू जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, द नीदरलैंड एंड फाइनली रीच्ड इंग्लैंड। अब वो रिनाइसेंस जो था वो फैला जर्मनी में, स्पेन में, फ्रांस में, नीदरलैंड में, और फाइनली पहुंच गया है जी इंग्लैंड। यानी हम कह सकते हैं इजी वे फ्लोरेंस से निकला, इटली पहुंचा और फिर एंड में आया है यूरोप यानी कि इंग्लैंड में। अब ये आई थिंक सो कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, इसकी खसूसियात क्या है रिनाइसेंस की। ब्रॉडली स्पीकिंग द रिनाइसेंस ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। ठीक है, सबसे पहले इसका जो खसूसियत है ना इस दौर की, इस एज की, वो ये है कि उस वक्त जो इंसान की डिग्निटी थी ना वो मेन इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी। मेन प्रिंसिपल इनका ये था मैन की डिग्निटी, ठीक है, मैन की इम्पोर्टेंस, द स्पिरिट ऑफ लव एंड ब्यूटी। अब ये भी वहाँ उस दौर की खसूसियत है। रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेसी फॉर्म्स, ओके, रिवॉल्ट अगेंस्ट स्पिरिचुअल अथॉरिटी। अब वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी कौन होती है, रूहानी जो अथॉरिटी है वो कौन सी होती है आपको पता है, उसके अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट किया, रिवॉल्ट आ गया। लस्ट फॉर सेंशुअल प्लेयर्स, ये भी आप जानते हैं, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर ब्यूटी, ये सारी हैं खसूसियात के उस ज़माने में। रिनाइसेंस के बाद क्या हुआ, ये सारी खसूसियात इस दौर की हैं। मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड यूनिवर्स। अब मैन ने अपने आप को डिस्कवर किया, यूनिवर्स को। डेथ ऑफ मेडिवल स्कॉलास्टिसिज्म, अवेयरनेस ऑफ म्यूज़िक, साइंस। अब साइंस ने बहुत उस दौर में बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं, म्यूज़िक के अंदर बहुत काम हुआ है। तो ये सारा जो था, क्योंकि पहले उनका जहन जो था वो जिस तरह से बताया गया है पोप चर्च और उन सारी चीज़ों की तरफ, बाइबल की तरफ ही था, लेकिन जब इस दौर में आके इन्होंने मैन की तरफ इम्पोर्टेंस दी, उसकी डिग्निटी को आगे रखा, तो फिर ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई कि फिर साइंस ने भी तरक्की की, म्यूज़िक ने भी तरक्की की, फ्रीडम ऑफ थॉट्स मिली, और सबसे मेन यही चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि ह्यूमनिज़म। ह्यूमनिज़म वही बात है, ह्यूमन कैन डू एनीथिंग। ह्यूमन के ही ऊपर ये दौर घूम रहा है कि ह्यूमन नीड, डिज़ायर एंड सेंटर ऑफ अटेंशन, कि तवज्जो का जो मरकज़ है वो इंसान की ख्वाहिशात, उसकी ज़रूरियात ही हैं इस दौर में, ठीक है। ग्रोथ ऑफ साइंस, पीरियड ऑफ इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी इनोवेशंस का दौर था, साइंस ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। इस दौर में आर्ट का काम बहुत हुआ है, पेंटिंग का काम बहुत हुआ है। जैसे कि आप इटली में ज़्यादातर देखें तो ओल्ड एंशियंट आपको स्कल्पचर्स नज़र आएंगे, बहुत पेंटिंग्स नज़र आएंगी। तो ये पेंटिंग ने भी बहुत ज़्यादा काम किया, पेंटिंग का बहुत ज़्यादा काम हुआ इस दौर में। तो मोस्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेंटर्स गुजरे हैं इटालियन उस दौर में, उनके नाम हैं लिनार्डो डिविंसी, मिसलिंजीलो, राफेल, ये हैं इनके पेंटर्स। अब उसी दौर में जो राइटर्स, मेन जो राइटर हैं जिन्होंने ह्यूमनिज़म को दिया, फोकस किया, उनका जो मेन नाम सामने आ जाता है ना वो डेंटे का आ जाता है। डेंटे जो था वो फर्स्ट नेम है इसमें राइटर्स का, और फिर उसी के काम को आगे लेके चला है कौन, पेट्रियार्च। अब पेट्रियार्च जो है ये फादर ऑफ ह्यूमनिज़म भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौर का जो मेन जो करेक्टरिस्टिक है वो ह्यूमनिज़म है। तो पेट्रियार्च ये डेंटे लेके आए और पेट्रियार्च जो थे वो उसको लेकर आगे चले। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इस दौर में देखी कि ये दौर सबसे ज़्यादा हमें समझ यही आता है कि इस दौर में ह्यूमनिज़म को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। साइंस था, उसमें म्यूज़िक था, लाइफ, म्यूज़िक, नॉलेज, इन सारी ब्यूटीज़, इन सारी चीज़ों को, पेंटिंग को, इन सब चीज़ों को फोकस किया गया। अब नेक्स्ट हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं एक दफ़ा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा कि 1500 से लेके 1600 तक रिनेसांस को गिना जाता है कि ये रिनेसांस 1500 से 1600 तक मोस्टली फैला, ठीक है। अब इसमें ये एजेस भी आती हैं, ये एरास भी आते हैं, जिसको कहते हैं एलिज़ाबेथन, क्योंकि इसी में ही है ना 1558 से लेके एलिज़ाबेथन एज को कहा जाता है कि 1603 तक थी। तो एलिज़ाबेथन एज है 1558 से 1603 तक, तो रिनेसांस इसमें शामिल है, रिनेसांस में ही आता है वो दौर। इसी तरह जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ
पीरियड, तो एलिज़ाबेथन जो पीरियड है ना, जो एज है, ये वो एज है जिसमें हम देखते हैं एलिज़ाबेथन एज में, जिस अलग से भी मैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी हर एज के ऊपर, लेकिन यहाँ शॉर्टली मैं आपको तारुफ पेश कर दूँ कि एलिज़ाबेथन एज में शेक्सपियर आया था जिसको गोल्डन एज भी कहते हैं, ठीक है। और जैकोबिन एज वो है कि जिसमें जेम्स वन थे किंग, ठीक है, और उन्होंने बाइबल का अथोराइज्ड जो वर्जन है ना वो पब्लिश कराया था हेल्पर्स की मदद से। अब कैरोलिन एज वो है कि जिसके अंदर किंग चार्ल्स वो थे, किंग थे। अब फिर आ जाता है जी कॉमनवेल्थ पीरियड। अब ये वो दौर है कॉमनवेल्थ पीरियड कि जिसके अंदर कोई किंग रूलर नहीं था, ठीक है, ये ओनली पार्लियामेंट उस वक्त रूल करती थी। ये कॉमनवेल्थ वो पीरियड है। तो ये तमाम जो 4 एजेस हैं ये रिनाइंसांस में ही काउंट होती हैं। तो रिनाइंसांस इन 4 एजेस पर मुश्तमिल है। आई थिंक सो कि ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आप इन लोगों को इनको सही तरीके से देख लें, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन तमाम एजेस के ऊपर अलग अलग भी वीडियो बनाऊंगी जिससे आपके कंसेप्ट्स और भी मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू सो मच। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।